अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना जो है ना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का। तो सबसे पहले जो है ना मैं आपको जो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ वो ये हैं। स्टूडेंट जो है ना, अगर आप लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना अपने ज़हन में एक जो है ना अपने माइंडसेट बनाना है अपना, और एक एम जो है ना वो मकसद बनाएं कि इसके तहत हमने ज़िंदगी गुजारनी है। तो सबसे पहले जैसे कि हम आज जो है ना 10th क्लास का पहला लेक्चर जो है ना वो डिलीवर करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये पूरी बुक जो है ना इंशाल्लाह आपको मैं गाइड करूँगा। और इसमें आपको इस तरीके से गाइड किया जाएगा कि आपको इसमें इंटरेस्ट भी लेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। तो इस तरीके से हम जो है ना इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम जो है ना मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो स्टूडेंट इस तरीके से होगा कि हम एक्सरसाइज को करने से पहले जो एक्सरसाइज से रिलेटेड बुनियादी जो कंसेप्ट होंगे सबसे पहले हम उसको उसका ज़िक्र करेंगे, और उसके बाद जो है ना बाकी चीज़ें हम साथ साथ एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आपके ठीक हो गए, एक्सरसाइज पे जाना और इसको हल करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। तो जब पहले हम कंसेप्ट ठीक करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो हमारा यूनिट नंबर 1 है क्लास 10 का, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो अगर आपको हमारी ये मेरा तरीका पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह हम जो है ना इसको आगे लेकर चलेंगे, और जो है ना हमारे जो भी मसाइल हैं इंशाल्लाह हम साथ साथ इसको डिस्कस करेंगे, और आपको साथ बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हम जो है ना यहाँ पे इसका आर्टिकल जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। जी, तो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे, क्योंकि हमारा जो यूनिट का नाम है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे कि स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है, एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी but no higher power is called a quadratic equation or an equation of the second degree। यानी इसका मतलब क्या है कि कैसी इक्वेशन जो स्केयर, स्केयर का मतलब क्या है, टू ऑफ अननोन वेरिएबल, यानी हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की, वेरिएबल क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो अगर टू होगी, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट नो हायर पावर, यानी दो से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। इस कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, एन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। और सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म, यानी इसकी एक जो है एग्जांपल दी गई है, देखें ए एक्स स्केयर जमा बी एक्स जमा सी इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ पे देखें जो वेरिएबल जो अननोन है वो उसकी हाईएस्ट पावर आपको स्केयर नज़र आ रही है। तो उससे ज़्यादा यहाँ पे स्केयर से ज़्यादा कोई पावर नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे एक स्टूडेंट जिसको भी आपने ज़रूर समझना है, वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बी सी आर रियल नंबर, यानी ये जो कोफिशेंट आपको नज़र आ रहे हैं वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हम कोफिशेंट बोलते हैं। और ये जो है ना ये ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने समझना है कि ए ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए, यानी बी और सी के ऊपर कोई उन्होंने शर्त कंडीशन आयद नहीं की, जस्ट ए के ऊपर जाहिर किया। उसकी क्या वजह है उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसको आपने थोड़ा सा बोर नहीं होना, क्योंकि देखें अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो उसकी एक एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, तब भी आप इंशाल्लाह उसको अच्छी तरीके से जैसे मर्जी को सवाल पूछे आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ए जो है ना वो ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इक्वल ज़ीरो। तो अब देखें यहाँ पे उन्होंने कंडीशन आयद की हुई है कि ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए ज़ीरो हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ज़ीरो है लगा देते हैं ए की जगह पे, बाकी हम ऐसे ही रखते हैं। तो अब इससे होगा क्या,
तो इससे होगा ये कि देखें एक्स के कोई भी जो नंबर है वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। तो जब ये एक्स स्क्वायर ही ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा आगे, आगे आप देखें बी एक्स जमा सी इक्वल ज़ीरो। तो ये देखें ये बी एक्स जमा सी और एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म यहाँ से गायब हो गई है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो इक्वेशन बन गई है वो क्वाड्रेटिक नहीं रही बल्कि एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा हुआ है कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी ज़ीरो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने ये बात आपको समझा दी है कि एक्स के जो एक एक्स के का जो कोफिशिएंट है ए, वो ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए। जी स्टूडेंट, समझ आ गई है ना, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। उसके बाद देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज़ द कोफिशिएंट, जो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, और कांस्टेंट टर्म जो है ना वो सी होगी। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना उन्होंने ये भी बता दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ए ज़ीरो हो गया तो ए एक्स के जमा बी एक्स जमा सी इक्वल ज़ीरो, दैन इट रिड्यूस, यानी वो कम हो जाएगी, यानी वो तब्दील हो जाएगी टू ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो वन होती है, ठीक है। तो उसके बाद इफ बी इज इक्वल टू जीरो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स के जमा बी एक्स जमा सी इक्वल जीरो, तो वो क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये भी एक यहाँ पे एक टर्म है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना ये क्या होती है। तो जी स्टूडेंट, आपने बताना है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो बी जो है ना वो यहाँ पे ज़ीरो होता है, मीन कि आपकी जो एक्स वाली टर्म है वो यहाँ पे नहीं होती। ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इक्वल ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर तो वैसे रखूँ लेकिन बी जो है ना यहाँ पे ज़ीरो कर दूँ तो क्या होगा, इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ पे देखें ए एक्स स्क्वायर, ये एक्स मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो के साथ तो ज़ीरो ही रहेगा, तो प्लस सी इक्वल ज़ीरो। तो अब ये देखें ये स्टूडेंट ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसमें वो जो है ना बिल्कुल, इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर जो है ना वो नज़र आ रहा है, बाकी जो एक्स वाली टर्म है वो यहाँ से गायब है, तो इसलिए इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं। अब आपने स्टूडेंट देखना है कि इसकी जो इसका सोल्यूशन जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कैसे किया जाता है। तो उसको हम जो है ना वो देखते हैं कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो कैसे किया जाता है। इसके वैसे तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि फैक्टराइजेशन, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाएगी तो उसको आपने उसको जो है ना उसका सोल्यूशन आपने कैसे निकालना है। एक तरीका फैक्टराइजेशन का होगा, एक तरीका कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा, और एक तरीका जो होता है वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये भी एक मेथड है। क्वाड्रेटिक फार्मूला वो आगे चल के हम इंशाल्लाह बात करेंगे, वो 1.2 के अंदर वो सारे क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक फार्मूला को जो है ना हम यूज़ करेंगे। इस तरह तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ना उसमें पहले आपको बताया जाएगा कि आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है वो कैसे निकालना है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि आप फैक्टराइज करें तो आपको फैक्टराइज वाला तरीका जो है ना वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, और अगर आपसे कहा जाए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए करें फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए करेंगे। और अगर आपसे कहा जाए कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो फिर आपको उस तरीके से भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से आया, और जो भी सवाल पूछा जाएगा उसके मुताबिक ही हमने उसका आंसर करना होता है। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट जो है ना अगले टॉपिक की तरफ, वो देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। जी स्टूडेंट, तो अब एक्सरसाइज जो है ना 1.1 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो दो तरीके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक है फैक्टराइजेशन का और दूसरा तरीका होगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताया गया, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी दो चीज़ें यहाँ पे की कही गई हैं। एक तो हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो अगर हम सॉल्व करने जाएं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1,
तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, या हम क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पहला पार्ट जो है ना अभी हम सॉल्व करते हैं। तो x+7 और x-3 इक्वल -7। जी स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा है। मैंने एक्सरसाइज 1.1 जो है ना साथ ओपन की हुई है। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी आप देखें, आपको यहाँ पे x की एक x+7 नज़र आ रहा है, x-3 नज़र आ रहा है। तो बेसिकली हमने जो काम करना है, जो हमारा एम है या हम जिस मंजिल पे जाना चाहते हैं वो ये है। यानी हमें कोई इस तरह की इक्वेशन जो है ना वो हम फॉर्म करना चाह रहे हैं, ax² जमा bx जमा c इक्वल 0। यानी ये जो फॉर्म है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, जिसमें हमें एक x² वाली जो टर्म मिल रही है, एक x वाली मिल रही है और साथ में कांस्टेंट मिल रहा है। तो हमारा मकसद क्या है? इसको सॉल्व करने का, यहाँ तक पहुँचना है हमने। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? ये बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हम सोल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे, सोल्यूशन के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो x है इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे x-3 के साथ। यानी हम ऐसे ब्रैकेट में इसको लिख देंगे +7। यानी यहाँ पे अगर +7 है तो +7 हम लिखेंगे और यहाँ पे x-3 लिख देंगे। यानी हमने क्या किया है कि हमने x को इसके साथ भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मेरा ख्याल आप लोगों को आना चाहिए। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? x² आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x1 और ये 1 दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं वेरिएबल आपस में, तो पावर क्या होती है? ऐड होती हैं। उसके बाद x को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? -3x। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात है ही नहीं है कि इसको समझने में आपको मुश्किल हो। उसके बाद +7 है, +7 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 7x आ जाएगा। +7 को -3 के प्लस माइनस आपको पता ही है कि माइनस होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। उसके बाद हम ये काम भी कर लेते हैं साथ में कि जो -7 है इसको इधर ले आते हैं, और आप जानते हैं कि जब ये -7 इक्वेशन की दूसरी तरफ आता है तो प्लस हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि क्या तरीका होगा कि ये देखें 7x और 3x ये लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म कैसे हो गई? देखें, इसके साथ भी x नज़र आ रहा है और इसके साथ भी x नज़र आ रहा है। तो जो लाइक टर्म्स होती हैं उसका मतलब ये होता है हमने 7 और 3 को नहीं देखना कि ये एक हमने जस्ट x को देखना है। तो दोनों के साथ x मौजूद है, लिहाजा इनको आपस में प्लस माइनस भी किया जा सकता है। तो देखें, इस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो उसके बाद +7 में से 3 जब आप निकाल देंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? +4 मिलेगा, 4x आ जाएगा साथ में। जैसे आप कह लें कि 7 रोटियां हैं, उसमें से 3 आपने खा ली हैं, तो कितनी बचेंगी आपके पास? 4 रोटियां। रोटियां का भी जिक्र करेंगे ना साथ में। उसके बाद -21 + 7 ये भी साथ में वैसे ही होगा। -21 में से 7 निकाल दें तो आंसर जो, क्योंकि माइनस का बड़ा है, हम साइन माइनस का लगाएंगे। यहाँ पे देखें हमने प्लस का साइन लगाया क्योंकि +7 बड़ा था, और यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि -21 बड़ा है। तो -21 में से 7 निकाल दें तो क्या आंसर आता है बच्चों? यहाँ पे 14 आता है, इक्वल 0 आ गया। तो ये देखिए बड़ी आसानी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है ना सॉल्व कर लिया। तो इसका आंसर हमारे पास x² जमा 4x - 14 इक्वल 0 आ गया। तो ये देखिए, जिस तरह हमने यहाँ मैंने शुरू में बताया था आपको कि इस वाली फॉर्म में जो है ना हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो x² हमने उसको इसी वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ जो है ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो बेसिकली हम छोटी क्लासों में सीख चुके हैं कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर आ जाते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसको हम सॉल्व करते हैं जी बाकायदा एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेने का तरीका आप छोटी क्लासों में भी सीख चुके हैं। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है डिनोमिनेटर के अंदर 3 और 7, तो 3 और 7 डिनोमिनेटर के अंदर नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम होगा, वैसे मैं बता देता हूँ आपको आपके नॉलेज के लिए, 3 और 7
तो कैसे हम इसको करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे छोटा टेबल है उससे डिवाइड करते हैं इसको, और यहाँ पे कोई 7 डिवाइड नहीं होता 3 के साथ, 3 के टेबल में नहीं आता, हम इसको ऐसे ही नोट डाउन करेंगे। और इसके बाद 7 के साथ दोबारा, क्योंकि 7 के टेबल में से ही डिवाइड होता है, तो आप देखें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 21 आता है। इसका मतलब है इसका एलसीएम जो है ना 21 आएगा। बेसिकली वैसे तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं कि आप 21 नीचे लाइन लगा के लिख लें, वो भी सही है, उसमें गलत नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे कर लेंगे 21 जो एलसीएम है उसको इस वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें और इसके साथ भी करें, तो इससे आसान हो जाएगा। मतलब मैं आपको सोल्यूशन करके यहाँ पे बताती हूँ। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि 21 को मल्टीप्लाई करेंगे x² + 4 ओवर 3 माइनस ये वाला। इसी तरह 21 को मल्टीप्लाई करेंगे x/7 के साथ इक्वल 1 × 21। तो ये देखें क्या किया है स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कुछ भी हमने ऐसा वैसा नहीं किया जो आपको समझ नहीं आएगा। हमने जस्ट 21 को मल्टीप्लाई किया है x² + 4 के साथ, और इसी तरह बाकी टर्म के साथ भी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमने देखें ये 3 कटिंग करेंगे, 3 1 3, 3 7 21, फिर इसी तरह 7 1 7 और 7 3 21, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको लिख लेते हैं 7 x² + 4 माइनस 3 यहाँ पे बचा था और x मल्टीप्लाई हो रहा था, और इसको 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 21 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं कि 7 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद 8 के साथ भी 28 आ जाएगा, माइनस 3x आ जाएगा इक्वल 21। अब हमने क्या करना है कि जो लाइक टर्म है उनको लाइक टर्म के करीब लाकर प्लस माइनस कर देंगे। तो हम इस तरह करते हैं 7x², ये जो -3x है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, और +28 ये वाला, और ये +21 है, इधर आके क्या हो जाएगा -21, और यहाँ से ये 21 चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा 0 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा 7x² - 3x, और 28 में से 1 निकाल दें 21 निकाल दें तो 7 आएगा, क्योंकि देखें 28 बड़ा है इसलिए हमने प्लस वाला साइन इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं, तो यही है स्टैंडर्ड फॉर्म। और यहाँ पे इन्होंने एक सवाल पूछा था कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो भी हमने उसका भी जो है ना वो बताना है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक्स वाली टर्म मौजूद है लिहाजा ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड वाला पार्ट। जी स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर जो है ना 1 का तीसरा पार्ट है, ये आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास x+1 है डिनोमिनेटर में और x है, यानी यहाँ पे कोई नंबर हमें नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम जैसे लास्ट टाइम हमने ये वाला जो है ना एलसीएम निकाल के इसको हल किया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, याद रखें स्टूडेंट, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आ जाते हैं तो वेरिएबल्स को हम देखते हैं कि ये देखें अगर ये भी x होता और ये भी x होता, फिर हमारा एलसीएम सिर्फ x के ऊपर मुश्तमिल होना था। लेकिन यहाँ पे x+1 है, ये लैदा टर्म है और ये एक मुख्तलिफ टर्म है, तो इसलिए हमारा एलसीएम जो है ना इन दोनों टर्म के ऊपर मुश्तमिल होगा, यानी जो भी टर्म के अंदर आएगा वही हमारा एलसीएम भी आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एलसीएम जो है ना वो दोनों टर्म के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो सबसे पहले अब हम जैसे हमने पहले किया था कि ये जो एलसीएम है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सारी टर्म के साथ, यानी कैसे, ये देखें x और x+1, ये हमारा एलसीएम है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, x/x+1 इस वाली टर्म के साथ प्लस फिर इसको इस वाली टर्म के साथ, और इस तरीके से हम जो है ना ये बारी बारी सारी टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें मैंने क्या किया कि x+1 यानी जो भी हमारा एलसीएम था उसको मैंने बारी बारी सारी टर्म के साथ जो है ना मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो है ना ये टर्म आपने जो है ना इसे कंफ्यूज नहीं होना कि मैं बार बार टर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एक्चुअली जो है ना हमारे पास ये जो x और x+1 है ये भी एक टर्म है, x+1/x ये भी एक टर्म है, 6 भी एक टर्म है। तो ये सारी टर्म जो है ना इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x+1 है और ये x+1 एक इससे कट गया,
और यहाँ पे देखें ये x है, ये x से कट जाएगा और यहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल नहीं होती है, जस्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसको तरीकेकार क्या होगा, ये देखें ये x बचा है हमारे पास, यहाँ भी x है, x और x जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, ज़रा आप बताएं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा x का स्क्वायर। फिर इसी तरह अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहिए वो भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो फिर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम एक स्टेप और कर देंगे, तो x प्लस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये देखें ये 6x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 6x। उसके बाद अभी 6x ने x प्लस वन से भी मल्टीप्लाई होना है, यानी बारी बारी ये पहले x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब 6x आ गया हमारे पास आंसर, अब 6x बारी बारी इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर, क्योंकि इसका कोई जो है ना अभी ताल्लुक नहीं बन रहा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का प्लस 1 आ जाएगा, और उसके बाद प्लस 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर भी x ही आ जाएगा। प्लस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आ जाएगा। इक्वल 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करें 6x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 6x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें 6x आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर आ गया। अब 6x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही रहेगा। अब देखें जो लाइक टर्म है ना, जैसे x स्क्वायर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे 6x स्क्वायर, इन सबको इकट्ठा करना पड़ेगा हमें। तो इन सबको एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ जो है ना मिलाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें ये एक्स स्क्वायर जमा होके क्या आंसर आएगा, क्योंकि कोफिशिएंट में जब कुछ नज़र नहीं ना आता तो याद रखें स्टूडेंट यहाँ पे 1 मौजूद होता है। ठीक है, तो 1 और 1 जमा होके क्या होता है 2, यानी अगर आपके पास एक रोटी लैदा है एक रोटी लैदा है, दोनों को जमा करेंगे तो कितनी रोटियां बनेंगी आपके पास, 2 बनेंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखें कि ये जो ये 6x स्क्वायर मैं इसको इधर ले आता हूँ, यानी मैं इसको यहाँ पे माइनस कर दूँ, चले पहले इसको जो है ना प्लस कर लेते हैं। तो ये 2x आ जाएगा, x प्लस एक्स आपस में जमा हो सकते हैं, प्लस 1 ये वैसे ही रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो 6x स्क्वायर है इसको भी इधर ले आता हूँ, ये माइनस हो जाएगा, प्लस 6x इधर आके माइनस 6x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा। अब हमने क्या करना है 2x स्क्वायर में से माइनस 6x करना है, ये आप साथ भी लिख सकते हैं, अगर लहदा लहदा भी लिखें फिर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 में से 6 निकाल दें, यानी माइनस 6 जमा 2, तो आंसर प्लस माइनस का क्या होता है माइनस होता है। अब देखिए माइनस 6 बड़ा है, तो माइनस 6 में जब 2 निकालेंगे तो आंसर में क्या आएगा -4 आएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस तरह -6x में से 2x निकाल दें तो आंसर क्या आएगा -4x आ जाएगा, प्लस 1 वैसे ही रहेगा, इक्वल 0। अब बेसिकली हमने वैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस नज़र आ रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा, यानी हमें इसको यहाँ से रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से माइनस कॉमन लेते हैं, जो जो माइनस वाली टर्म होती है वो प्लस बन जाती है, जो प्लस वाली टर्म होती है वो माइनस में बन जाती है। ये देखिए ये माइनस वाली टर्म है तो ये प्लस वाली टर्म बन जाएगी, ये माइनस वाली टर्म है ये प्लस वाली टर्म बन जाएगी, और ये प्लस वाली टर्म है तो ये माइनस वाली टर्म बन जाएगी। तो बाकी इक्वल 0 ऐसे रहेगा। अब माइनस यहाँ डिवाइड होगा, 0 के साथ माइनस डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा, यानी माइनस ख़त्म हो जाएगा, खाली हमारे पास जो आंसर आएगा 4x स्क्वायर जमा 4x मनफी 1 इक्वल 0। तो ये हमारे पास देखें हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने का मतलब यही होता है कि हमने इसको जो बाकायदा एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो इस तरीके से हमने जो है ना यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट जो है ना पहले सॉल्व किए हैं। अब एक पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, बाकी आपकी असाइनमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है वो सॉल्व करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है, तो बाकी इंशाल्लाह आप लोग खुद कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट की तरफ।
जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा लेंथी था और मुश्किल नज़र आ रहा था, वो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे। तो इसको अब हम सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास पहले x+2 x+3 और 12 है। ये देखें, ये सारी ही अनलाइक टर्म है, डिफरेंट टर्म आपको नज़र आ रही हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो वैसे तो आप यहाँ पे तीनों का एक साथ एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इसको आसान बनाने के लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले जो x+2 और x+3 है इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे आप देखिएगा ज़रा कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम छोटी क्लासों में करते थे, x+2 और x+3 हमारा एलसीएम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही अनलाइक टर्म है। तो हमने क्या किया है कि x+2 और x+3 एलसीएम ले लिया है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम आगे कैसे सॉल्व करें, हमें नहीं समझ आ रही कि x+2 और x+3 को आगे कैसे, एलसीएम तो ले लिया हमने, तो आगे कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट याद रखें, यहाँ पे देखें ये x+2 है और ये भी x+2 है। आपने सिंपल ये करना है कि x+2 को आपने भूल जाना है, यानी ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है और ये जो एलसीएम वाला x+2 है इसको आप भूल जाएं। आपने करना क्या है कि ये जो यहाँ पे x+3 है ना, इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको आप इसके साथ, इसके जो न्यूमरेटर है ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। बस ये करना है आपने, यानी ये रूल है कि आपने जो डिनोमिनेटर होगा उसको छोड़ देना है, डिनोमिनेटर के साथ वाला जो टर्म होगी उसको उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें। तो कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आप ऐसे लिख दें, पहले x+1, ये न्यूमरेटर है, इसको मल्टीप्लाई करना था x+3 के साथ, प्लस ये वाला जस्ट हमने क्या किया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप यहाँ पे समझें, ये देखें ये x+3 है और यहाँ भी x+3 आपको नज़र आ रहा है। आपने x+3 ये जो डिनोमिनेटर वाला है इसको छोड़ देना है या इसको भूल जाएं कि एक वक्त के लिए ये है ही नहीं है। क्या करना है आपने, साथ वाला जो x+2 है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यानी ये भी x+2 है और ये भी x+2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x+2 इसका स्केयर बना सकते हैं क्योंकि दोनों सेम टर्म है, यहाँ भी x+2 है और यहाँ भी x+2 है। तो हमने दोनों का स्केयर बना दिया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1+1 ऐड होके क्या होता है, स्केयर बन जाता है। तो ये वाली टर्म जो है ना इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट, आपको समझ आई? तो ये मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसमें पूछ सकते हैं। तो अब हम इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा, 3x आ जाएगा। फिर +1 को बारी बारी एक्स के साथ, +1 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, +1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। प्लस एक्स का आप देखें, जैसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं ना, इसी तरीके से इसको भी ओपन करेंगे। ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर जमा 2ab, 2 फार्मूले का, ए जो है ना हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास 2 है, 2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने फार्मूले के तहत इसको ओपन किया है। अब हम जो है ना ब्रैक नीचे ऐसे ही लाइन लगा देंगे और x+2 आपका दिल है तो आप इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने से हमें थोड़ा आगे फ़ायदा हो जाएगा, पहले यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जमा 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये इक्वल, और ये 25/12 हम अभी ऐसे ही लिख रहे हैं क्योंकि अभी इसका हमें कोई नहीं हुआ इसका हल। तो अब क्या करना है जी, लाइक टर्म को लाइक टर्म में ऐड कर दें। एक्स स्क्वायर देखें, एक्स स्क्वायर दोनों जमा हो रहे हैं, जमा किए हैं तो क्या आंसर आएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। 3x और 1x 4x आ जाएगा। और साथ में ये देखें, ये 4x आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और साथ में x है तो क्या आंसर आएगा, 4x आ जाएगा। 4x और 4x कितना आंसर आ जाएगा, 8x आ जाएगा। यानी उनको भी मैंने लाइक टर्म को आपस में ऐड कर लिया है। 3 और यहाँ पे क्या है 4, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा। ये भी मैंने लिख लिया। उसके बाद ओवर, यानी ये जो मैंने सारी लाइक टर्म थी इनको आपस में प्लस माइनस कर लिया है।
अब यहाँ पे जो हमारे पास बचा है इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिख लेंगे और 3x और 2x देखें लाइक टर्म है तो इनको आपस में प्लस किया जा सकता है, 5x आ जाएगा प्लस 6 वैसे ही रहेगा इक्वल 25/12 आ जाएगा। अब आप देखें हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया है। अब हम जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट, क्योंकि इसका और कोई हल आपको नज़र नहीं आएगा, जस्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 12 है इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 को इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 12 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल इक्वल ही यहाँ पे हमने लगाना है 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो अब हमने 12 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आएगा 24x स्क्वायर आ जाएगा। जब हम 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है कि 96 आंसर आता है, प्लस 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 84। इसी तरह 25 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें 25x स्क्वायर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 5 के साथ 25 को तो 125x आ जाएगा और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के करीब लेकर जाएंगे और आपस में इनको प्लस माइनस कर लेंगे। आपकी मर्जी स्टूडेंट, इन सारी टर्म को इधर ले जाएं या आपकी मर्जी इन सारी टर्म को इधर ले जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर लास्ट में हमें कोई माइनस का सामना करना पड़ेगा तो उसका भी हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो ऐसे करते हैं 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, यानी ये प्लस का था, इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया। इसी तरह प्लस 96 ये इधर आके माइनस 125 हो गया, प्लस 84 है और ये माइनस 150 हो गया इक्वल 0, यहाँ पे 0 बच गया। अब यहाँ पे हमने लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ प्लस माइनस कर लेना, तो यहाँ पे माइनस 25 और ये 24 है तो इसमें से माइनस कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें से देखें ये माइनस वाली टर्म बड़ी है तो माइनस ही आंसर में आएगा। आपने देखना है कि 5 में से 6 निकल नहीं सकता तो 15 में से 6 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे ये 11 बचेगा, 11 में से 9 निकालेंगे तो 2 बचेगा, तो इसका मैं 29x आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे भी आप देखें ये माइनस 150 बड़ा है, माइनस वाला साइन इस्तेमाल करेंगे, 10 में से 4 निकालेंगे 6 आ जाएगा और 14 में से 8 निकालें तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 0 वैसे ही बचेगा। मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ टर्म वाली जो है ना वो माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए माइनस यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने का मतलब मैंने आपको बता दिया था, तो माइनस वाली टर्म प्लस वाली हो जाती है और क्योंकि यहाँ पे सारी ही माइनस वाली टर्म है तो लिहाजा सारी ही प्लस वाली टर्म हो जाएंगी। तो हमारे पास जो आंसर माइनस डिवाइड होगा 0 के साथ वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो है ना वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इक्वल 0। तो इस तरीके से हम जो है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो हम कह सकते हैं कि इसके ज़रिए हमने जो हल करना था वो हल कर लिया है। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर को मज़ीद भी बड़ा किया जा सकता है, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैंने जो है ना इसको थोड़ा मुख्तसर रखा है और मेरे ख्याल ये अभी भी काफ़ी लेंथी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। जो है ना अगर हमने कुछ सीखना है तो उसके लिए हमें वक़्त तो देना पड़ेगा, वक़्त देने के बगैर जो उसका कोई हाल नहीं है। तो अब हम चलते हैं जी, ये हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर हम ले आए हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं स्टूडेंट। तो इसके लिए हमें जो है ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखें ये थोड़ा-सा देखने में आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब आप इसको हल करेंगे, 1-2 दफ़ा अपने हाथ से गुज़ारेंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो फिर आपको कभी भी नहीं भूलेगा। आपको अगर यहाँ पे जो टर्म्स अगर चेंज भी कर दी जाएँगी, अगर आपको तरीका आता है तो फिर आप उसको जहाँ मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है, और मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और इस तरह की और बेल नोटिफिकेशन को भी आपने ज़रूर दबाना है, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और इंशाल्लाह आपके साथ ये सफ़र जब तक ये 9-10 का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उस वक्त तक होता रहेगा। इस तरह हम आगे भी चलेंगे। और अगर आपको मेरा तरीका, मेरा स्टाइल पसंद है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारा आमी नासिर और मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।